जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने कल क्लास ली थी उसी का जस्ट आगे हम पढ़ाने वाले थे, तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। देखिए, हम तो कहेंगे ना कि हमारा बेस्ट कंटेंट है, लेकिन जब आप वीडियो के लास्ट तक में आप बने रहेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ हम आपको सही बोल रहे हैं या फिर हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी कहेगा ना कि कोई भी नहीं कहेगा कि मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं ख़राब कंटेंट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देना, ये क्लासें में हम आपको दे रहे हैं, इनको लेने के बाद आप कोई भी वीडियो ना देखना, आपका इसी वीडियो से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका PDF मैं पूरा जब पढ़ा दूँगा, इसका पूरा अम्ल क्षार पूरा, और इसका मैं PYQ जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है उन सभी को पढ़ाने के बाद मैं इस PDF को टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो वहीं पर से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कोई हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। ओके, चलिए, हमने कल पढ़ा दिया था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में धातु के साथ अपक्रिया। कल हमने इतना पढ़ा दिया था, और हमने ये भी पढ़ाया था कल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, ये भी कल हमने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे क्षारक के साथ अपक्रिया, ठीक है। जो 20 से क्लास करेंगे उनके खोपड़ी से निकल जाएगा, ठीक है। जो बात सही मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सरल पढ़ाकर खुश नहीं करना चाहता, भले ही आपको क्लास थोड़ी बोरिंग लगे पर पढ़ लेना। क्योंकि देखिए, अगर आप 20 से क्लास पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए जो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास जो हो चुकी है, अब पहले आप उसको जाकर के देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, क्योंकि इसलिए मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा इसका बेसिक समझाया था। इसलिए उस क्लास को मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस वही है। तो चलिए हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें था क्षारकों के साथ अपक्रिया, यानी रिएक्शन विद बेस, ठीक है। पहले ध्यान समझना है, सुनना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर इसकी क्वालिटी ख़राब है तो आप इसी क्वालिटी को पहली बात आप सही करेंगे। फर्स्ट देखिए, यहाँ से देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे ना तो ये उदासीन करेंगे, ठीक है, तथा साथ में ये लवण यानी कि साल्ट यानी कि नमक बनाएंगे और साथ साथ ये जल का निर्माण करेंगे। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। किसको? जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, चलिए समझते हैं कैसे। ये HCl आपका अम्ल है, ठीक है, और आपका जो ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH ये आपका क्षार है। जब ये दोनों क्रिया करेंगे ना तो साथ में बनाएगा जल यानी कि वाटर, और ये साथ में बनाएगा नमक यानी कि साल्ट, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन है? इस रिएक्शन के हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। यानी जब कोई अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जो कुछ बनाएगा तो वो नमक बनाएगा और साथ ही साथ बनाएगा वो जल यानी कि वाटर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो कहता है ना किसी एक फिल्म में हाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि नो प्रॉब्लम, वही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अम्लों के कुछ उपयोग देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, अम्लों के कुछ उपयोग हैं, यानी कि यूजेस ऑफ एसिड। ध्यान से समझना है और सुनना भी है, ताकि तुम अपने एग्जाम में परीक्षा को तोड़ पाओ। एक तरफ अम्ल है और दूसरी तरफ हमारा इसका उपयोग है। जैसे कि एसिटिक अम्ल है, इसका फार्मूला भी आपको साथ ही साथ इसका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। इसका फार्मूला है CH3COOH। ये एग्ज़ाम में सीटेट में पूछा गया था, जो कि जूनियर में जो 6 से 8 तक का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, इसमें ये
प्रश्न आया था, ठीक है, मिलान करने के लिए। तो ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, यानी इसका उपयोग क्या होता है। सिरके में 3 से 6% प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब ये सिरका कैसे बनता है, हम 2 मिनट इसमें बर्बाद करने वाले हैं, समझते हैं। जो कि मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव देहात में ऐसे उपयोग करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर कि गन्ना खेतों में बोया जाता है, और जब गन्ने कभी पेराई की जाती है ना, तो उसमें हम लोग गुड़ बनाते हैं, लेकिन अब बहुत कम खेती इसकी हो रही है, ठीक है। गुड़ बनाने के बाद उस पात्र में कुछ ना कुछ हम छोड़ देते हैं उसी गुड़ को, ठीक है, और उसको हम स्टीमिंग करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको हम एक पात्र में रख लेते हैं अपने घर पर ला करके। और जब हमें अचार रखना होता है तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, जो कि सिरके में एसिटिक अम्ल 3 से 6% पाया जाता है, ठीक है। इसको अचार बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, सलाद में और खाद्य के परिसंरक्षण में इसका उपयोग करते हैं, परिरक्षण में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, सिट्रिक अम्ल, दोनों का फार्मूला सभी को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल यानी कि C6H8O7, यह चमकदार नमक बनाने में, धातु को साफ करने में एवं खाद्य संरक्षण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, किसको, सिट्रिक अम्ल को। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इसका फार्मूला, ये सबसे पावरफुल अम्ल है, इसका pH मान 0 से 1 के बीच में रहेगा, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका उपयोग क्या है, कार की बैटरियों में, जो कार की बैटरी होती है ना, उसी में ये सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग करते हैं, डाई पेंट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये बहुत पावरफुल होता है, अगर कोई इसका कोई उपयोग नहीं करे घर पर कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब होता है ना, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। इसके अगर हमारे घर में कोई भी बैटरी रखी हो ना, पुरानी भी, उसमें कुछ ना कुछ अगर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हो, तो एक सिंक से एक डंडी से, छोटी पतली से, उसको बाहर निकाल करके ज़मीन पर डाल देना, तो पूरा ज़मीन को उतना चुरा देगा, यानी पूरा उसको ख़राब कर देगा, उतनी पूरी ज़मीन को। इतना पावरफुल होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट, फिर इसका अगला है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, फार्मूला आपको सभी याद रख रहे हैं, ठीक है ना। और इसके उपयोग क्या हैं, उर्वरक बनाने में हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, साथ ही एक्वारेजिया बनाने में, यानी कि H3 और HNO3, एक्वारेजिया बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। अब कोई बोलेगा कि एक्वारेजिया क्या है, चलो समझते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छा, फोटो फट रही है, चलो देख लेते हैं। एक्वारेजिया, इसमें हम 3 मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं और 1 मात्रा में हम मिलाते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HNO3। अच्छा, जब ये एक्वारेजिया इतना पावरफुल होता है कि अगर इसमें हम किसी धातु को डाल देंगे ना, तो उसको भी गला करके वो गला देगा पूरा अपने आप में, इतना पावरफुल होता है। और जो HCl होता है ना, ये हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। कौन है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम कभी एक्वारेजिया बनाएंगे ना, तो 3 चम्मच मिलाएंगे हम HCl को, और हम 1 चम्मच मिलाएंगे नाइट्रिक अम्ल को। जब मिला करके हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो सबसे पावरफुल बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्वारेजिया। अच्छा, हमारे घरों पर जो पुराने समय में, आज के समय में तो खैर नहीं आते थे कि अपने जो पुराने आपके आभूषण हैं उनको सफ़ा करा लीजिए, ठीक है। और वो कहता है कि हम आपका ये काम फ्री कर देंगे। दरअसल वो काम फ्री नहीं करता है, उसको जब इसी एक्वारेजिया में आपके आभूषण को डाल देगा वो, और डालने के बाद कुछ देर बाद जब इसको निकालेगा ना, तो उस जिस धातु को डालेगा उसको पिघला देगा, वो हल्का फुल्का उसको क्षरण कर देगा,
और जितना क्षरण करेगा ना उसी इक्वल एरिया के अंदर वो जा कर के नीचे तली पर बैठ जाएगा, और जब वो घर पर जाएगा तो उसी वो चांदी को या फिर सोने को उससे इक्वल एरिया से अलग कर लेगा और उसी से वो आभूषण बना देगा दूसरा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि होशियार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना, जो आभूषण बनाए करते हैं, ठीक है ना, वही। नेक्स्ट, एवं विस्फोटक के निर्माण में उपयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, और साथ ही साथ ईंधन रॉकेटों में आक्सीकारक यानी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, एक्वारेजिया बनाने में करेंगे इसका, यानी रंजकों के निर्माण में इसका उपयोग करेंगे, औषधि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर हम इसका प्रयोग हम प्लास्टिक के निर्माण में भी हम HCl का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोरिक अम्ल, बेस्ट है, यानी H3BO3 पादपों यानी कि पेड़, देखो वैज्ञानिक भाषा में या फिर साइंस की भाषा में पेड़ को हम पादप कहते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, पादपों में बोरान की कमी को दूर करने के लिए चावल गेहूं के संरक्षण में जब पेड़ों में बोरान की मात्रा की कमी को दूर करने के लिए हम बोरिक एसिड डालते हैं, ठीक है ना। चावल गेहूं के संरक्षण में हम बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, फाइबर ग्लास के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं बोरिक एसिड का, और साथ ही कैरम बोर्ड के ड्राइंग लुब्रिकेट के रूप में हम प्रयोग करते हैं बोरिक एसिड का। लास्ट इसका था ऑक्ज़ैलिक अम्ल, इम्पॉर्टेंट है, कपड़ों की रंगाई में ऑक्ज़ैलिक अम्लों का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ऑक्ज़ैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप बता पाएंगे क्या? टमाटर में टमाटर में ऑक्ज़ैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर बनाने में हम ऑक्ज़ैलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, और साथ ही फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में जंग के दाग को हटाने के लिए हम ऑक्ज़ैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जैसे जंग के दाग लगते हैं ना किसी कपड़े पर, तो क्या होता है ना कि हम टमाटर का कभी कभार इस्तेमाल कर देते हैं ऑक्ज़ैलिक अम्ल उसको हटाने के लिए। टमाटर है, ठीक है ना, और बहुत सारे दाग के जो धब्बे रंग में हम जो हमारे कपड़ों पर लगते हैं, कभी कभार हम नींबू को इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्षार की। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। बेसिस, क्षार, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं, यानी क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH- आयन मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं यानी बिटर होते हैं, तथा स्पर्श करने पर ये साबुन के समान चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। कौन? क्षार। मैं अम्ल और क्षार को पहचानने का आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। अम्ल में हमेशा H+ आयन रहेगा लास्ट में, और क्षार में हमेशा OH- रहेगा, ध्यान रखना है। अम्ल में H+ आयन आपको दिखेगा और क्षार में OH- आयन दिखेगा। अगर आपको कहीं पर दिख रहा हो तो आप इस बात को पहचान पाएंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। आप समझेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन मुक्त करते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी यहाँ पर जो लिखा था। और क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जब इनको हम चखेंगे ना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं यानी बिटर होते हैं, तथा स्पर्श करने पर ये साबुन के समान चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, यानी काफ़ी चिकने होते हैं क्षार। आगे बढ़ते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में बदल देता है। मैंने इसका ट्रिक पढ़ाया था क्लास नंबर 1 में। इसका ट्रिक अम्ल और क्षार को आप कैसे याद करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। इसके लिए क्लास नंबर 1 में मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। इसका जाइए क्लास नंबर 1 में इसका ट्रिक जा करके देखिए, आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाना होता है ना, यहाँ पर मैं हर चीज़ को रिव्यू करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो
क्षार नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में कर देता क्षार, तथा फिनाइलेप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है कौन? क्षार। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन यानी न्यूट्रलाइज कर देता है तथा लवण व जल बना देता है, जो कि आपको उदासीनी अभिक्रिया में आपको पढ़ाया गया था कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो वो जल बनाएगा और साथ में नमक बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ भाई, ये था। चलिए यहाँ समझते हैं। ये जितने उदाहरण आपको दिख रहे हैं ना, सभी क्षार हैं, सभी बेस हैं, सभी बेस हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, इसका फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, जो स्लाइड में ऐड किया गया है उसके नाम प्लस उसका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जिसका फार्मूला होता है NH4OH। अगर मैंने बोला क्षार है तो लास्ट में आपको OH अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेगा, OH, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड नंबर इसका था पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी KOH, ये एक क्षार है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तब वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, यानी CaO, बल्कि ये भी एक क्षार ही है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये भी एक क्षार ही आपको मिलेगा देखने के लिए। और नेक्स्ट इसका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षार ही है, क्योंकि लास्ट में आपको इसको OH मिलेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रा NaH, सोडियम हाइड्रा। और लास्ट हमारा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, ये सभी आपके क्षार मिलेंगे, ठीक है ना। क्षारें आपको ध्यान रखना है, मोस्ट जितने मोस्ट लगाओगे उतने कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, इसलिए पूरे इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ। अब क्षार यानी कि बेस, क्षारकों के प्रकार, टाइप ऑफ बेसिस। 3 भागों में ऐसे मेजर बांटते हैं। पहला जल में विलेयता के आधार पर, और दूसरा था सांद्रता के आधार पर, और तीसरा था विलेयता के आधार पर, ठीक है। तो क्षारकों को मेजर 3 भागों में बांटा है, जो क्षारकों के प्रकार होता है। पहला जल में विलेयता के आधार पर, और दूसरा सांद्रता के आधार पर, और इसका थर्ड था विलेयता अम्लीयता के आधार पर। तो जल में विलेयता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला था इसका प्रबल क्षारक, और इसका दूसरा था दुर्बल क्षारक। फिर सांद्रता के आधार पर इसे बांटे थे तनु क्षारक, और दूसरा था इसका सांद्र क्षारक। ये सभी आपको याद करने होंगे, इसमें कोई बाय काट करने कोई रास्ता नहीं, ना ही कोई ट्रिक है। अम्लीयता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला एकल अम्लीय क्षारक, फिर इसका दूसरा था द्विअम्लीय क्षारक, फिर इसका था त्रिअम्लीय क्षारक। आपको इसे याद करना ही होगा, इसे बाय काट करने कोई रास्ता नहीं है। हाँ, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ना, 1 मिनट, अरे भाई चलो छोड़ो। देखो, जल में विलेयता के आधार पर क्षारक, ठीक है। जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या के आधार पर क्षारक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, या फिर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन था? पहला था प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया घुलकर आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया घुलकर
आयनित हो जाते हैं उसे बोलते हैं प्रबल क्षारक। ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मैं इसके MCQ प्रश्न लगभग 60-70 में MCQ प्रश्न करवा दूंगा, लेकिन कम से कम 4 से 5 या फिर 10 से 12 कमेंट अगर आ जाएंगे तो करवा दूंगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में मुझको समय लगता है, मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ इसका कंटेंट आपको बनाने में बताने में काफ़ी समय और मेहनत दोनों लगता है। ठीक है ना। और साथ साथ इसका डेटा भी ठीक है। इसलिए अगर आप कमेंट कर पाएंगे तो मैं बहुत सारे इसके लगभग 60-70 MCQ प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जल में, यहाँ शुरू करते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्कली अथवा क्षार कहा जाता है। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं ना, उनको एल्कली क्षारक कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? तो इसका एग्जाम्पल था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार ही था, वो भी प्रबल क्षार था क्योंकि इसके लास्ट में OH लगा था। ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइज, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चूना भाई, चूना नहीं, चूना। हाँ ठीक है, बड़ा ना है उसमें चूना। ठीक है ना। चलिए, ये आपके प्रबल क्षारक हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है प्रबल, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षारक हैं। अब बात करते हैं उसी विलेयता में, जल में विलेयता के जो आधार पर क्षारक को जो हमने 2 भागों में बांटा था, उसका एक टाइप हुआ था प्रबल क्षारक और उसका दूसरा टाइप था दुर्बल क्षारक। ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। वीक बेस दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया नहीं घुलते, यानी पूर्णतया घुलनशील नहीं है, अर्थात पूर्णतया आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। इसके जब कभी तुम्हें पढ़ना हो ना तो इन दोनों को भी डिफरेंस करना, प्रबल क्षारक में और दुर्बल क्षारक में, तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या था? अरे भाई कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट रुको। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ये दुर्बल क्षारक है। कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पूछेगा निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब सांद्रता के आधार पर पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। इतनी बड़ी मैं क्लास खुद नहीं दूंगा कि तुम्हें बोरिंग लगने लगे। ठीक है, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास को दे रहा हूँ आपको। अब हमने सांद्रता के आधार पर हमने 2 भागों में जो पढ़ा था उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सांद्रता के आधार पर जो हमने 2 भागों में बांटा था, पहला था सांद्र और दूसरा था तनु। ठीक है, देख लेते हैं। सांद्र क्षारक यानी कि वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे सांद्र क्षारक कहते हैं। ये भी सांद्र क्षारक कहलाता है। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षारक कहलाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, 2 बार क्यों लिखा भाई? इसका एक ही बार था। इसे देख लेना। ठीक है, 2 बार मुझसे क्या लिख गया है यहाँ पर, एक ही बार करना था। ठीक है, तो सांद्र क्षारक क्या था? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षारक कहलाता है, जैसे सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
तनु क्षारक। अरे भाई एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया है ना, जस्ट मिनट। तुम थोड़ा इस तरफ आ जाओ और तुम मुझको थोड़ा सा रंग लेने दो। अच्छा, हमारे साथ तनु क्षारक, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। देखो उसमें अधिक था पर इसमें कम होती है, तनु क्षारक कहलाते हैं। इसका उदाहरण तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ओ मैंने पढ़ने में प्रॉब्लम कर दी थी, उल्टा सभी दोनों अलग अलग थी इसमें, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तभी तो मैंने बोला कि एक ही जैसे क्यों दिख रहे हैं, अलग अलग थे भाई इसमें। ठीक है, देख लेना किसका, सांद्र क्षारक का, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह तनु में था तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, माई मिस्टेक, मतलब मुझसे पढ़ने में गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है ना। कल हम क्लास करेंगे अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण, एकल अम्लीयता और द्वि अम्लीय क्षारक और त्रि-अम्लीय क्षारक। इससे फिर हम उपयोग पढ़ने वाले थे क्षारकों के। फिर हमारी क्लास बढ़ती चली जाएगी आगे की ओर। ठीक है ना। एक बार मैं इसको तुमको लास्ट में दिखाता हूँ मैंने कैसे प्रश्न ले रखा है, मुझे काफ़ी खुशी होती है ना। ये थे प्रश्न तुम्हारे, SSC CGL, NDA, RRB LP, ऑफिशियल शोल्डर JD, SSGD, ग्रुप D, SSC CHSL, ग्रुप D, SSC CHSL, ग्रुप D, NTPC। जो मास्टर इसमें मैंने लास्ट में मैंने ऐड किया है आंसर भी। ठीक है ना। तो यही मैं आपको स्लाइड देने वाला हूँ जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तब। ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर से मैं वीडियो को मैं एंड करता हूँ और हम कल देखेंगे यहाँ पर से अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना। उसमें हम कल पढ़ेंगे एकल अम्लीय क्षारक, द्वि अम्लीय क्षारक और त्रि-अम्लीय क्षारक। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहे होंगे तो आप इस बात को खुद महसूस कर पाएंगे कि हाँ हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, वो भी हर वीडियो में। ठीक है। जितनी मुझ में कैपेसिटी है मैं आपको देने का भरसक प्रयास करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव में होते हैं ना कि हमारे चाचा दादा जो फिर मामा किसी घर की तैयारी करने वाले हों तो आप उस वीडियो को वहाँ उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। या फिर आप किसी विद्यालय पर पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स को हमारे इस वीडियो के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब क्लास को मैं अब यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए।